हेलो दोस्तों, सामान्य अध्ययन के मेरे इस चैनल बीसी लर्निंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोगों तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के दृष्टिकोण से संगम काल एक महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय पर परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। इस विषय पर मैं अध्ययन सामग्रियों की एक श्रृंखला आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। प्रस्तुत वीडियो इसकी पहली कड़ी है। इसमें हम लोग संगम साहित्यों का एक संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। दोस्तों, इसे मैंने बिंदुवार रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जो निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो आइए इन्हें देखते हैं। दोस्तों, संगम काल वस्तुतः ईस्वी पूर्व 300 से 300 ईस्वी के बीच का समय माना जाता है। इस अवधि में सुदूर दक्षिणी भारत में 3 राज्यों का उदय हुआ: चेर, चोल और पांड्य। ये चेर राज्य जो था वह मध्य एवं दक्षिणी जो केरल का प्रदेश है उसमें था। सुदूर दक्षिण में पांड्य राज्य थे और तमिलनाडु के मध्य एवं उत्तरी क्षेत्र में चोल राज्य का शासन था। तो जो संगम काल है, इन्हीं 3 राज्यों से संबंधित जो काल है उसको संगम काल के नाम से जाना जाता है। आइए इस विषय में आगे देखते हैं। सुदूर दक्षिण भारत में चेर, चोल तथा पांड्य तीनों प्राचीनतम तमिल राज्यों से संबंधित काल वस्तुतः संगम काल के रूप में जाना जाता है तथा इन तीनों राज्यों से संबंधित जो प्राचीनतम तमिल साहित्य हैं उन्हें संगम साहित्य कहा जाता है। किंवदंतियों के अनुसार इन साहित्यों की रचना तथा जो संकलन पांड्य शासकों के संरक्षण में मदुरै में आयोजित 3 संगमों अथवा गोष्ठियों में किया गया था। दोस्तों, संगम का अर्थ होता है सम्मेलन अथवा गोष्ठी। तो पांड्य शासकों ने इन्हें संरक्षण प्रदान किया और इनका आयोजन करवाया और इन्हीं सम्मेलनों में, संगमों में संगम साहित्यों की रचना हुई और इनका संकलन किया गया। सामान्यतः संगम साहित्यों का संकलन काल जो है वो 100 ईस्वी से 600 ईस्वी के मध्य माना जाता है। आगे बढ़ें। संगम ग्रंथों की एक विशेषता है कि संगम ग्रंथ जो हैं वो पद्यात्मक हैं, अर्थात इन्हें कविताओं के रूप में लिखा गया है। इनका विषय वस्तु जो है वो प्रेम एवं युद्ध अर्थात अहूम एवं पूरम है। अहूम एवं पूरम जो है तमिल भाषा के शब्द हैं। अहूम का अर्थ है प्रेम और पूरम का अर्थ है युद्ध। तो तमिल साहित्यों की विषय वस्तु प्रेम एवं युद्ध है। इनमें प्राचीनतम तमिल राज्यों चेर, चोल एवं पांड्य शासकों के प्रेम एवं युद्धों का वर्णन है। इसकी एक अन्य विशेषता यह है कि ये कविताओं के संग्रह के रूप में उपलब्ध हैं। इन्हें हम आगे देखेंगे। संगमकालीन सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी के ये महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अर्थात संगम साहित्यों से इन चेर, चोल और पांड्य राज्यों की आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक गतिविधियां, धार्मिक स्थिति आदि का पता चलता है। आगे बढ़ें। 3 संगमों का आयोजन। तो प्रथम संगम का आयोजन दक्षिणी मदुरै में किया गया था। इस संगम का कोई ग्रंथ वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। किंवदंती यह है कि इस संगम में देवताओं ने भी भाग लिया था। अगस्त ऋषि को इस संगम का अध्यक्ष माना जाता है कि उन्होंने इस संगम की अध्यक्षता की थी। द्वितीय संगम का आयोजन कपाटपुरम अलवै में किया गया था। इस संगम का एकमात्र उपलब्ध ग्रंथ तोलकपियम है। इसके रचनाकार तोल्कापियर हैं। यह तमिल भाषा का प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ है। दोस्तों, परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है कि तोलकपियम की विषय वस्तु क्या है। तो यह व्याकरण ग्रंथ है। इसके जो रचनाकार हैं तोल्कापियर हैं और ये द्वितीय संगम से संबंधित एकमात्र उपलब्ध ग्रंथ है। तृतीय संगम का आयोजन
उत्तरी मदुरै में किया गया था। तो जो भी संगम साहित्य हमें उपलब्ध होते हैं वो तृतीय संगम से ही संबंधित है। आइए इन्हें देखते हैं। तृतीय संगम के जो उपलब्ध ग्रंथ हैं, इनमें जो पहला संग्रह है वह है ऐतुतोक्कै। तृतीय संगम के इस ग्रंथ में 8 कविताओं का संग्रह है जो चेर राजाओं से संबंधित है। चेर इन तीनों राज्यों में, चेर, चोल और पांड्य, चेर सबसे प्राचीनतम राज्य है और ऐतुतोक्कै जो है वह चेर राजाओं के प्रेम एवं युद्धों से संबंधित विवरण प्रदान करता है। इनमें 8 कविताओं का संग्रह है। ये 8 कविताएं हैं। नन्निनय, दूसरा कुरुनथोक्कै, एन कुरुनूर, पदितपत्तु, परिपाडल, कलिथोक्कै, अहनानुरु, पुरनानुरु। ये 8 कविताओं का संग्रह जो है वह ऐतुतोक्कै कहलाता है। दोस्तों, अहनानुरु तथा पुरनानुरु यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि इन ग्रंथों से मौर्यों के दक्षिण विजय का विवरण प्राप्त होता है, अहनानुरु और पुरनानुरु से। इसी तरह पदितपत्तु यह चेर शासकों की प्रशंसा में लिखे गए गीत हैं। दूसरा जो कविता संग्रह है तृतीय संगम का वह है पत्तुपात्तु। तीसरे संगम का दूसरा महत्वपूर्ण संग्रह ग्रंथ है। इसमें 10 गीतों का संग्रह है। इनमें से 2 मुख्य हैं, वो आप जान लें। पतिन्नपाल्य। पतिन्नपाल्य यह प्रणय विषय पर आधारित है, अर्थात इसका विषय वस्तु प्रेम है। दूसरा है मदुरै कांची। इसके जो लेखक हैं वह मागुदी मरुथनार हैं। यह पांड्य शासक नेलियन की प्रशंसा में लिखा गया एक मुख्य ग्रंथ है मदुरै कांची, जिसके लेखक मागुदी मरुथनार हैं। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे आप याद कर लें। तीसरा जो संग्रह ग्रंथ है वह है पदिनेकी कन्नकू। यह तीसरे संगम का एक अन्य महत्वपूर्ण संग्रह ग्रंथ है। इसमें 18 लघु उपदेश गीतों का संग्रह है या आचार व्यवहार के नियमों का संग्रह है जो उपदेशात्मक है। इसमें प्रमुख ग्रंथ जो है वो तिरुवल्लुवर की रचना तिरुक्कुरल है। इसे कुरल भी कहा जाता है। तो इस कुरल को पंचम वेद तथा तमिल की बाइबिल भी कहा जाता है। तो इसके जो रचनाकार हैं तिरुक्कुरल के, वह तिरुवल्लुवर हैं और ये तृतीय संगम का एक ग्रंथ है, संग्रह ग्रंथ है। दोस्तों, इन कविता संग्रहों के अतिरिक्त संगम साहित्य के अंतर्गत कुछ महाकाव्य भी हैं, जैसे शिल्पदिकारकम तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। इसकी रचना इलांगो आदिगल ने की थी, इसलिए रचनाकार हैं इसके शिल्पदिकारकम के इलांगो आदिगल। ये जो थे वो चेर राजा सेनगुट्टुवन के भाई थे। इसमें जो कहानी है उसका नायक जो है वह कोवलन है और नायिका जो है कन्नगी है। तो शिल्पदिकारकम में कुवलन और कन्नगी के प्रणय संबंधों अर्थात प्रेम संबंधों को रेखांकित किया गया है। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इस संबंध में है कि शिल्पदिकारकम को तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। तमिल काव्य का इलियड शिल्पदिकारकम को कहा जाता है। दोस्तों, इलियड क्या है? तो इलियड एक प्राचीन यूनानी शास्त्रीय महाकाव्य है जो यूरोप के आदि कवि होमर की रचना मानी जाती है। दूसरा जो महाकाव्य है मणिमेकले, इसके रचनाकार जो हैं वो शीतलय सत्यनार हैं। इसमें शिल्पदिकारकम की कहानी का अगला भाग वर्णित है, अर्थात कुवलन और कन्नगी, इनके कहानी का जो अगला भाग है, दूसरा भाग, वह मणिमेकले में लिखा गया है। इसे तमिल साहित्य का ओडिसी कहा जाता है। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे आप याद कर लें। तीसरा जो महाकाव्य है वह जीवक चिंतामणि है। इसके जो रचनाकार हैं तिरुक्कदेवर हैं। ये जैन कवि हैं। जीवक चिंतामणि को मननूल अर्थात विवाह ग्रंथ भी कहा जाता है। संगमकालीन
इस ग्रंथ जीवक चिंतामणि में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। जैसा कि आपको पता है, ये जो 8 प्रकार के विवाह हैं, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह तथा पैशाच विवाह। तो इन 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख जीवक चिंतामणि करता है, इसलिए इसे मदनमूल अर्थात विवाह ग्रंथ भी कहा जाता है। दोस्तों, संगम काल और संगम साहित्यों से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो संगम साहित्य की प्रमुख कवयित्रियाँ जो हैं उवैयार तथा नच्चेलियर हैं। इनके संबंध में भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। मामूलनार, ये मामूलनार जो कवि हैं, इन्होंने अपनी रचना में मगध शासक नंदों एवं मौर्यों का भी उल्लेख किया है। पत्तुपात्तु, ये कावेरी पत्तनम को केंद्र में रख करके इस कविता की रचना की गई है, पत्तुपात्तु की। शास्त्रों में तीनों संगमों की कुल अवधि 9,950 वर्ष बताई गई है और इसे कुल 197 पांड्य शासकों ने संरक्षण प्रदान किया था। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति के प्रसार का श्रेय अगस्त्य ऋषि एवं कौंडिन्य को दिया जाता है। अगस्त्य ऋषि मूलतः राजस्थान के थे तथा किंवदंती यह है कि देवताओं के निर्देशानुसार दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति के प्रसार हेतु ये गए थे। तमिल भाषा में महाभारत की रचना तमिल कवि कंबन ने किया था। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। चेर चोल तथा पांड्य राज्य की राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और धार्मिक स्थिति से संबंधित अध्ययन सामग्री लेकर मैं अपने दूसरे वीडियो में आपके सामने उपस्थित होऊंगा। दोस्तों, यदि मेरी यह प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। साथ ही साथ इसके सामने बने बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी अगली प्रस्तुति की सूचना आपको आसानी से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।